तो देखो आज क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन हम लोग एक डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या, यह बात प्रूफ करना है। तो देखो जब भी कोई चीज़ प्रूफ करना होता है तो उसके विपरीत हम मान के चलते हैं। सपोज दैट मान लो कि कोई लड़का है, उस लड़का को लड़का प्रूफ करना है तो हम क्या मान लेंगे कि ये लड़का लड़का नहीं एक लड़की है। और लड़की का एक भी गुण अगर हम लोग को नहीं मिलेगा, कोई भी कॉमन बात नहीं मिलेगा लड़की वाला लड़का में, तो हम यह निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे ना कि वो लड़का वास्तव में लड़का ही है। तो यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। मान लेंगे यह अपरिमेय संख्या है, यदि संभव हो तो मान लेंगे कि क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। और परिमेय सिद्ध करने के लिए मानेंगे परिमेय, और परिमेय का एक भी गुण इसमें अगर मौजूद नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही ना करेंगे। तो जब परिमेय संख्या होगा यह, तो इसे लिख सकते हैं, हम व्यक्त कर सकते हैं p/q के रूप में, जहाँ p और q क्या होगा, कोई पूर्णांक संख्या होगा, और q डज नॉट इक्वल टू होगा 0। q मतलब बट्टा वाला बात, हर वाला बात, क्योंकि नीचे वाला अगर 0 होगा तो अगर 0 से हम कोई चीज़ में डिवाइड करेंगे, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं, यदि संभव हो तो मान लेते हैं यह बात कि यदि संभव हो तो माना कि, क्या माना, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते, अर्थात हम लिख सकते हैं √5 को p/q के रूप में। क्यों लिख सकते हैं p/q के रूप में? क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या बोलता है, जिस संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। इसे p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं जहां q डज नॉट इक्वल टू है 0, जहां q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। और यह बात क्या लिख सकते हैं, p और q कोई पूर्णांक है, मतलब कोई पूर्णांक संख्या है, यह बात हमने लिखा। तो देखो जब यह परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि रूट के रूप में है तो ये रूट को हम जंप करा देंगे तो स्क्वायर बनेगा, या दोनों पक्ष का क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे वर्ग कर देंगे। तो लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो देखो √5 का चढ़ेगा स्क्वायर और p/q का भी चढ़ेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 = p/q, इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस हम लोग को लगाना है, ध्यान समझना है इस चीज को, कि अगर इसको हम इसके बट्टा में डाले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या जो भी करो, तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर कुछ पाएंगे जरूर। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या देगा, यहाँ पर से देखो ध्यान समझना, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा 5q² बराबर दे देगा p² के। आइए सट्टा से इसके जाके चल जाएगा भट्टा में, यानी 5 इसको क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है कि नहीं। एक और बात यहाँ पर लिखा जा सकता था, देखो क्या, कि हम लिखे p/q के रूप में, इसका गुणांक क्या दिख रहा है, p और q का गुणांक क्या दिख रहा है, 1, कुछ नहीं मतलब क्या है 1। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 × p। ये भी लिखा जा सकता था यहाँ पे, ठीक है। इसमें p और q का 1 के अतिरिक्त कोई
अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इससे फायदा होगा बहुत ज़्यादा आगे चल के। क्या लिखे यहाँ हमने क्या देखा, इसमें P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इस बात को समझना। अगर हम लिखते हैं P लिखते हैं P, तो P को लिख सकते हैं क्या चीज़, देखो P1 जा P, तो P को क्या लिख सकते हैं हम P गुने 1, Q को भी लिख सकते हैं हम Q गुने 1, तो दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन बात, एक के अतिरिक्त कोई भी ऐसा चीज़ है, कोई भी एक टर्म है जो दिख रहा हो कॉमन, नहीं दिख रहा है तो वो बात हम लिख दिए, उसका बेनिफिट होने वाला है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया था, जो सट्टा से इसके जा सकता है बट्टा में, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं 5, P² को क्या कर देगा, विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, बट्टा में जाएगा तो लिख सकते हैं चूंकि यहाँ 5, P² को विभाजित करेगा, जब विभाजित करेगा तो हम बोल सकते हैं, इसलिए 5 जो होगा P को भी विभाजित करेगा। तो बहुत मन में सवाल आएगा कि जब आप बोले कि P² को 5 विभाजित कर रहा है तो P को कैसे करेगा, थोड़ा ध्यान समझना। यहाँ पर हम लिखते हैं 25, ठीक है, लिखे हैं 25, ठीक है, 25 का लगाए हैं स्क्वायर में 5 से भाग लगेगा। हम बोले कि 25 में भी 5 से भाग लगेगा, गलत बोले क्या, 25 का स्क्वायर 625, 5 के पारा में आएगा जरूर, और 25 में भी तो 5 से भाग लग जाएगा, समझा कि नहीं बात। तो जब अगर ध्यान समझना, जब अगर 5 से P² में भाग लग जाएगा तो P में भी तो 5 से भाग लग जाएगा, लगेगा ना, समझना है बात से, लगना है एकदम डिफिनिट लगना है। तो ये बात समझ में आया कि नहीं है तुम लोग को, आ गया है। चलो इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, ये फर्स्ट इज यह काम का चीज है, इसको इक्वेशन मानते हैं हम लोग फर्स्ट। चलो अब मान लेते हैं, माना कि ये P, देखो यहाँ पर Q का तो गुणांक हम ला चुके हैं, P का बचा हुआ था। चलो माना कि P बराबर कुछ मान लेते हैं, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, √5, तो मान लेते हैं P बराबर क्या है 5m है, जहाँ m क्या है कुछ पूर्णांक m के लिए, टेंशन नहीं लेना, बन गया है एकदम आसान से। अब देखो यहाँ पर हम मान लिए क्या चीज कि क्यों ऐसा किए वो भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, P² को ध्यान समझना है, यहाँ पर देखे थे क्या चीज, P² को 5 डिवाइड कर रहा है, तो यह बात हम लोग को प्रूफ करके दिखाना होगा, Q² को भी 5 डिवाइड कर रहा है। इससे क्या फायदा होने वाला है, देखो ध्यान समझना इस चीज को। यहाँ पर हमने माना कि इसका मतलब माना कि क्या, देखे कि एक के अतिरिक्त कोई इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि P का अभाज्य गुणनखंड 5 है, तब ना 5 से भाग लग रहा है। इसी प्रकार Q के लिए भी प्रूफ कर दें तो बात बन जाएगी, 5 एक अलग फैक्टर है, इसका गुणांक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो इसका भी क्या कर देंगे वर्ग, यहाँ भी लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करेंगे तो क्या दे देगा रिजल्ट, P² बराबर यहाँ से हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर। क्लियर है, दिस इंप्लाइज यहाँ से आ जाएगा P² बराबर 25m²। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से P² के जगह पुट किया जा सकता है, क्या चीज 5Q² पुट किया जा सकता है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज, P² के जगह पर कितना 5Q² बराबर 25m², ब्रैकेट में लिख सकते हैं समीकरण 1 से। यह बात हमने लिखा, देखो ना P² किसके बराबर था 5Q² की जगह पर, तो P² की जगह 5Q² रख दिए, समझा बात ना। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या रिजल्ट देगा, Q² बराबर 25m², और जो 27 हो गया बट्टा में 5, 5 25, 5 वर्ग कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। अब तुम ध्यान से देखोगे यहाँ भी तुमने क्या देखा
अब हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर मेरे पास आ गया है 5m²। इससे पहले हमने देखा, ध्यान से देखना, इससे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। अब देखो यहाँ क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। समझ में आया बात? जी सर। यानी 5 भी इसका एक गुणनखंड है कि नहीं? हाँ है। जो हमने माना था उसका विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। समझ में आ गया? जब विरोधाभास उत्पन्न हुआ तो क्या कह सकते हैं कि वास्तव में √5 एक क्या है? परिमेय संख्या नहीं, अब जबकि क्या है, ये क्या हो चुका है? अपरिमेय संख्या। यह बात सही था। समझ में आ गया यहाँ पे? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ हमने क्या देखा, तो चूंकि यहाँ भी हमने क्या देखा, क्या देखा? ठीक है, तो देखो यहाँ पर तुम ध्यान से जब देखोगे तो जो सट्टा से इसके बट्टा में जा सकता है, बट्टा में जा सकता है, कहने का मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर में 5 से भाग लगेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए बोल सकते हैं क्या कि 5 जो होगा वह Q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब वह संख्या ही किसी संख्या को विभाजित कर सकती है जो उसका गुणनखंड हो, जो उसका गुणनखंड हो, वही ना उसको भाग लगा सकता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है? अतः हम कह सकते हैं कि 5 जो है P और Q का एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अतः हम कह सकते हैं कि 5 एक ऐसी संख्या है जो P का भी गुणनखंड है और Q का भी एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो हमने क्या माना था? हमने माना था या बोल सकते देखा था कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, चूंकि हमने यह देखा था कि P और Q का एक के अतिरिक्त मतलब एक को छोड़कर एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यही ना देखा था। इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान समझना कि अगर यह परिमेय संख्या होता तो हम उसको माने थे p/q के रूप में, और p/q में देखे दोनों का गुणनखंड जो किए हम लोग, तो एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं आया था। लेकिन अंततः हमने यह बात देखा कि इसके अतिरिक्त तो 5 भी है इसका अभाज्य गुणनखंड, तो हमारी जो मान्यता था उसका तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः हम कह सकते हैं √5 क्या है? अपरिमेय संख्या